तो बच्चों, तो आज हम लोग जेएससी बोर्ड मॉडल पेपर सेट 1 सेक्शन सी विज्ञान का देखेंगे। विज्ञान में जो सेक्शन सी का 42 नंबर का ए देखेंगे और बी उसके बाद 43 नंबर भी देखेंगे बेटा। तो आज हम लोग देखेंगे 42 नंबर का ए में को प्रश्न जो है, फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरणों की सुरक्षा कैसे करता है। कहता है कि विद्युत उपकरण में जो फ्यूज तार लगा होता है वो जो होता है किस प्रकार से विद्युत धारा बहता है, या तो तार को किस तरह से, या तो अन्य उपकरणों को किस तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, माने ख़राब होने से कैसे फ्यूज तार बचाता है, ये चीज़ बोल रहे हैं। तो इसका आंसर जो है सो हम लोग देखते हैं बेटा। फ्यूज तार एक सुरक्षा उपकरण है, बिल्कुल सही। फ्यूज का जो तार होता है बिल्कुल सुरक्षा के लिए ही होता है। अब किसकी सुरक्षा के लिए होता है बेटा, थोड़ा सा जो विद्युत परिपथ में लगाते हैं। हाँ, और इसको कहाँ पर लगाया, तो विद्युत परिपथ के मेन मुख्य पर्सनल या आगे वाला हिस्सा पर लगाया जाता है। जब परिपथ में आवश्यकता से अधिक धारा होता है, कहता है परिपथ में जितना चाहिए उससे ज़्यादा धारा जब हो जाता है तो फ्यूज पिघल जाता है। तो वैसा स्थिति में फ्यूज जो है खुद ब खुद पिघल जाता है और टूट जाता है। जिसे अगर खुद टूट जाएगा तो जिसे उपकरणों तक धारा नहीं पहुंच पाता और उपकरण आपका जो ये धारा भंग हो जाएगा। जिसे उपकरण या तो कोई मशीन हो, फ्रिज हो, कूलर हो, जो भी हो, वहाँ तक विद्युत धारा नहीं पहुँचेगा और उपकरण खराब होने से बच जाता है, बिल्कुल सुरक्षा हो जाएगा। अतः मोटा मोटी बोला जाए तो फ्यूज शॉर्ट सर्किट से सुरक्षा देता है। हाँ, मोटा मोटी अगर बोलें जो भी आए औसत जिसका, तो फ्यूज जो है सो शॉर्ट सर्किट से हमको क्या देता है बेटा, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला जो प्रश्न है इसका बी नंबर, एक विद्युत बल्ब के प्रतिरोध की गणना करना है। प्रतिरोध हमको निकालना है। जो 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ने पर 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करता है। तो हमको प्रतिरोध निकालना है। विद्युत धारा 10 एम्पियर दिया है और ये 220 वोल्ट है, तो प्रतिरोध निकालना है। विभवांतर 220 वोल्ट है और विद्युत धारा आई 10 एम्पियर है। सूत्र है ओम का नियम से R बराबर V बटे आई बेटा। तो V का मान 220 है और I का मान 10 है, तो 0 0 कट गया, 22 ओम बेटा, 22 ओम है। यहाँ पर देख लीजिए 22 ओम होगा आंसर, है ना। तो 0 0 कट गया, 22 भर बचा, तो 22 ओम लिख दिए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न ये सारे हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं। अपघटक क्या है। अपघटक पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक आखिर है ये क्या चीज़। पारिस्थितिक तंत्र से इस उनकी अनुपस्थिति में क्या होगा। अगर कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक ना हो तो क्या हो सकता है। पहला तो अपघटक क्या है उसको बताना है। दूसरा, अगर पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक नहीं होने पर क्या प्रभाव पड़ेगा पारिस्थितिक तंत्र को, देखते हैं जरा आंसर। वैसा सूक्ष्मजीव जो मरे पौधे जीव जंतु के अवशेषों को अपघटित कर सरल पदार्थ में तोड़ देता है। आंसर जो बोला है, वैसा सूक्ष्मजीव जो काफ़ी छोटे होते हैं वह मरे हुए पेड़ पौधे जीव जंतु के जो भी अवशेष होते हैं उसको अपघटित कर देता है, तोड़ कर एकदम छोटी इकाई में ले आता है, तोड़ देता है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। आगे अपघटक जो है, यदि पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक ना हो तो क्या स्थिति होगा, तो बहुत ही बड़ा परेशानी उत्पन्न हो जाएगा अपघटक नहीं होने पर। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है। पहला, मृत जीवों के अवशेष और अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे, बिल्कुल सही। अपशिष्ट पदार्थ बचते चला जाएगा और कहाँ फिर तो रखने के लिए उचित जगह भी नहीं मिल पाएगा, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपघटक। दूसरा, पोषक तत्व का पुनः चक्रण नहीं हो पाएगा। हाँ, जितने भी पोषक तत्व हैं एक बार यूज होने के बाद, जैसे नाइट्रोजन ही है,
एक बार यूज होने के बाद दोबारा और मिलने वाला नहीं है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे पोषक तत्व हैं। मिट्टी की उर्वरा घट जाएगी। हाँ, मिट्टी की जो क्षमता है, पावर जो होगा, वो पावर बिल्कुल क्या हो जाएगा बेटा, घट जाएगा, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। बिल्कुल सही, संतुलन इसलिए बिगड़ेगा चूँकि अपशिष्ट पदार्थ रहेगा तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र में यही भर जाएगा, तो बहुत सारा समस्याएं होंगी जिसे हम लोग को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अर्थात अपघटक होना काफ़ी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी है।